नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो साधारणीकरण है, रस का साधारणीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसकी आपको एक क्लास और भी मिलेगी क्योंकि समय कम है, तो बड़ी क्लास तो शायद नहीं मिल पाएगी, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक टाइप जो है उसमें लगभग सब कुछ आ जाएगा, प्रश्न लगभग वहीं से पूछे जाएंगे। एक ऐसी क्लास भी अलग से आपको मिल जाएगी और उसके अलावा ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो है ही है। और रस का जो रस निष्पत्ति जो टॉपिक था उस पर भी एक रस निष्पत्ति की ट्रिक और एक रस निष्पत्ति पूरा विस्तार से और एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 3 मिल जाएगी आपको क्लासेज जो है। तो लगभग ये सारी है ही क्लासें, छंद से संबंधित भी है, काव्य गुण से, और लगभग काव्य शास्त्र के है, लोंजाइनस की भी है, लगभग क्लासें हैं वर्तमान में अभी, तो आप देख सकते हैं सभी के सभी। सॉरी, चलते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे क्योंकि थोड़ा सा जल्दी करवाना जरूरी है। जब मन में तमोगुण रजोगुण दब जाते हैं और सत्व गुण का उद्रेक व प्राबल्य होता है तभी रस की अनुभूति होती है। रसास्वाद के संबंध में यह विचार है। जब मन में तमोगुण रजोगुण दब जाते हैं, ठीक है ना, जब मन में तमोगुण रजोगुण दब जाते हैं और सत्व गुण का उद्रेक में प्राबल्य होता है तभी रस की अनुभूति होती है। रसास्वाद के संबंध में यह विचार किसका है? तो यह विचार है आचार्य विश्वनाथ का। किसका है? आचार्य विश्वनाथ का। विश्वनाथ कौन सी सदी के थे? विश्वनाथ जो है वो 14वीं सदी के थे। कौन सी सदी के थे? 14वीं सदी के। और इनकी जो रचना है वो है साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण की हम बात करें तो इसमें 10 परिच्छेद हैं। कितने परिच्छेद हैं? 10 परिच्छेद है। इन्होंने इसका जो तीसरा परिच्छेद है, तीसरे परिच्छेद में रसों का वर्णन है। इनकी क्या क्या बातें पूछी जाती हैं? एक बात तो ये पूछी जाती है कि विश्वनाथ की रचना कौन सी है? साहित्य दर्पण है, कोई समस्या नहीं है। एक बात इनके बारे में ये पूछी जाती है, इनकी एक परिभाषा है। क्या है? काव्य की परिभाषा है, वो क्या है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वैसे विश्वनाथ वैसे वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वैसे विश्वनाथ वैसे वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो ये जो परिभाषा है ये जरूर पूछी जाती है, काव्य की परिभाषा। ये इसके प्रथम परिच्छेद में मिल जाती है। जैसे ही हम साहित्य दर्पण खोलते हैं सबसे पहले हमें यही परिभाषा मिलती है। फिर एक इनकी जो एक और परिभाषा है जो अक्सर हम पढ़ते हैं कि रस चिन्मय है, रस ब्रह्म सहोदर है, ठीक है ना, रस अखंड है, ठीक है ना। ये जो परिभाषाएं हैं, रस अलौकिक है, ये सारी परिभाषाएं, ये जो मतलब पद है एक पूरा, और उसी में से एक एक लाइन या एक शब्द उठाकर अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो वो पूरा का पूरा पद हमें याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो पद क्या है? सत्वोद्रेकाद खंड, ठीक है ना। सत्वोद्रेकाद खंड ये तीसरे परिच्छेद में लिखा हुआ है। सत्वोद्रेकाद खंड 100 प्रकाशानंद और चिन्मय 100 प्रकाशानंद, ये भी पूछा जाता है। 100 प्रकाशानंद किसने कहा है? विश्वनाथ ने कहा है। चिन्मय किसने कहा है? विश्वनाथ ने कहा है। वेदांतर स्पर्श शून्य किसने कहा है? विश्वनाथ ने कहा है। साहित्य को ब्रह्म स्वाद सहोदर, ब्रह्म स्वाद सहोदर किसने कहा है? विश्वनाथ ने कहा है। लोकोत्तर चमत्कार प्राण किसने कहा है? अब लोकोत्तर, लोक चमत्कार प्राण नहीं, लोकोत्तर चमत्कार प्राण किसने कहा है? विश्वनाथ ने, ठीक है ना। और स्वकाराद भिन्न रस है, ऐसे करके ये लंबी सी परिभाषा है काफ़ी, ठीक है ना। तो ये आपको मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी देखी हुई हो और समझा हुआ हो तो आपके ये समझ में आ जाती है, ठीक है। ये है साहित्य दर्पण, ठीक है ना। साहित्य दर्पण किसकी है? विश्वनाथ की है। ये मैं 2 किताबें उठा लाया था पढ़ने के लिए, अलग अलग है इनके। ये साहित्य दर्पण जो है इसने संपादन किया है किसने? ये आचार्य शिव प्रसाद द्विवेदी है वैसे तो, और वैसे अलग अलग है। ये आचार्य लोकमणि दहाल, डॉक्टर त्रिलोकीनाथ, और ये है चौखंबा सुभारती प्रकाशन वाराणसी, और ये है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, डॉक्टर
सत्यव्रत सिंह, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, डॉक्टर सत्यव्रत सिंह, ये जो एडिशन है ये मैं दिखा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि विश्वनाथ की साहित्य दर्पण है। ठीक है। अभिनव गुप्त के अनुसार रसास्वाद प्रक्रिया के संबंध में अनुपयुक्त कथन है। अभिनव गुप्त के अनुसार रसास्वाद प्रक्रिया के संबंध में अनुपयुक्त कथन है कि रस का जो स्वाद मिलता है, जो भोज होता है, रस की जो आनंद की प्राप्ति होती है, उसकी प्रक्रिया से संबंधित असंगत कथन देखना है। साधारणीकरण व्यंजना के विभावन व्यापार का परिणाम नहीं है। स्थायी भाव अनादि वासना के रूप में सहृदय के हृदय में पूर्व स्थित रहता है। विभावादि व्यंजक होते हैं और रस व्यंग्य, रसानंद अखंड होता है। ठीक है ना। अब देखो, रसानंद जो है वो साधारणीकरण व्यंजना के विभावन व्यापार का परिणाम नहीं है। तो उत्तर यही है, नहीं है, नहीं, असंगत अनुपयुक्त जो है वो यही है, क्योंकि साधारणीकरण जो है वो व्यंजना के विभावन व्यापार का परिणाम है। उत्तर क्या है? ये साधारणीकरण जो है वो व्यंजना के विभावन व्यापार का परिणाम है, ये प्रक्रिया में आता है। फिर वो क्या कहते हैं? स्थायी भाव अनादि वासना के रूप में। स्थायी भाव जो होते हैं वो अनादि, शुरुआत से ही वासना के रूप में सहृदय के हृदय में पूर्व स्थित रहता है। जो स्थायी भाव है वो पूर्व स्थित रहता है, लेकिन वो उचित वातावरण पाकर जागृत हो जाता है। कहने से तात्पर्य यह है कि जो वीरता का भाव है, ठीक है ना, वो हमेशा ही सहृदय के समाज के मन में स्थित रहता है, लेकिन जैसे ही वो वातावरण पाता है, वीर रस से परिपूर्ण कविता सुनता है, या ऐसा कोई माहौल उसे मिल जाता है, या ऐसा कोई अवसर उसे मिलता है, तो वो वैसे भाव व्यक्त करता है। उसके अंदर वो क्या हो जाती है? उसकी आनंद की अनुभूति भी होती है और उसको अपने आप ही वो वैसा बन जाता है। विभावादि व्यंजक होते हैं और रस व्यंग्य होते हैं। बिल्कुल सही है। विभावादि जो है वो क्या है? व्यंजक है, और रस क्या है? व्यंग्य है। कहने का मतलब ये मैं पहले बता चुका हूं कि व्यंग्य और व्यंजक, ये बात आएगी तो किसकी रहेगी? ये बात रहेगी अभिनव गुप्त की। किसकी रहेगी? अभिनव गुप्त की। व्यंग्य की बात करें तो व्यंग्य क्या है? ठीक है ना। व्यंग्य क्या है? रस। व्यंग्य क्या है? रस। और व्यंजक क्या है? विभावादि। और विभावादि से तात्पर्य क्या है? विभावादि से तात्पर्य है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। विभावादि से क्या तात्पर्य है? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। व्यंग्य, व्यंजक। व्यंग्य क्या है? रस है। और व्यंजक क्या है? व्यंग्य क्या है? जिसकी व्यंजना की जा सके। व्यंग्य क्या है? जिसकी व्यंजना की जा सके। व्यंजक क्या है? व्यंजना करने वाले। अर्थात व्यंजना किसकी की जा सकती है? रस की। तो व्यंग्य क्या है? रस। और व्यंजक क्या है? विभावादि। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है ना। विभाव कितने होते हैं? 2 होते हैं। अनुभाव कितने होते हैं? 4 माने जाते हैं, वैसे कुछ जगह 5 भी है। संचारी भाव कितने होते हैं? 33 होते हैं। ठीक है ना। विभाव 2 कौन से होते हैं? आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के भी आगे 2 भेद होते हैं, आलंबन और आश्रय। ठीक है ना। और अनुभाव कौन कौन से होते हैं? अनुभाव 4 कौन कौन से होते हैं? वो कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। कायिक की बात करें तो शरीर से जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, हावभाव, वो कायिक में आते हैं। और जो वाचिक, जो मुंह से कुछ भी प्रक्रिया की जाती हैं, वो वाचिक आते हैं। सात्विक का मतलब जो अपने आप हो जाते हैं, जैसे पसीना आना, स्थिर हो जाना, स्तंभ हो जाना, कंपन होना। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो होती है, आंसू का, ये सारी 8 होती है। सात्विक भावों की संख्या, सात्विक अनुभावों की संख्या 8 होती है। ठीक है ना। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। निम्नलिखित में से रस की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से रस की विशेषता नहीं है। ब्रह्मानंद सहोदर, ब्रह्मा स्वाद
सहोदर है, बिल्कुल सही है। सौ प्रकाशानंद है, बिल्कुल सही है। लोक चमत्कार प्राण है, नहीं। अखंड है, बिल्कुल सही है। उत्तर क्या है? स। क्यों? क्योंकि लोक चमत्कार प्राण नहीं, लोकोत्तर, लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, लोक से परे। ये परिभाषा जो है, ये सभी शब्द किसकी परिभाषा में आते हैं? विश्वनाथ की। विश्वनाथ की जो साहित्य की परिभाषा है उसमें आते हैं। विश्वनाथ की जो साहित्य की परिभाषा है, जो उन्होंने साहित्य दर्पण में दी है, उसमें आता है ये। निम्न में से साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य का है? निम्न में से साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भट्ट लोलट, भट्टनायक और डॉक्टर नगेंद्र। तो साधारणीकरण का सिद्धांत है वो प्रमुख रूप से तो किसका माना जाता है? भट्टनायक का ही माना जाता है। वैसे तो साधारणीकरण पर बात करें तो सभी ने बात की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसकी बात की है? आलंबनता धर्म की बात की है। डॉक्टर नगेंद्र ने कवि की अनुभूति की बात की है और भट्टनायक ने सहृदय की बात की है। उसको हम नाम दे सकते हैं प्रेक्षक या दर्शक। प्रेक्षक या दर्शक के हृदय का साधारणीकरण होता है, ठीक है ना, उसकी भावों का साधारणीकरण होता है। भट्टनायक ने ऐसा कहा था, ठीक है। भावक्तवम साधारणीकरणम तेन ही व्यापारेण विभावादि स्थायी च साधारणीकरणम, ठीक है ना। उपरोक्त कथन किस आचार्य का है? भावक्तवम साधारणीकरणम तेन ही व्यापारेण विभावादि स्थायी च साधारणीकरणम। उपरोक्त कथन किस आचार्य का है? आचार्य भट्टनायक का, आचार्य अभिनवगुप्त का, आचार्य मम्मट का, आचार्य विश्वनाथ का। तो किस का है? आचार्य भट्टनायक का। भट्टनायक क्या कहते हैं? भावक्तवम साधारणीकरणम, मतलब भावों का ही साधारणीकरण होता है। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने साधारणीकरण में या रस निष्पत्ति में 3 व्यापार बताए थे। एक व्यापार कौन सा था? एक था अभिधा व्यापार। इस प्रक्रिया के 3 व्यापार बताए थे। अभिधा व्यापार, इसमें क्या होता है? काव्य का केवल अर्थ ज्ञात होता है। दूसरा इन्होंने क्या बताया था? भावक्तव, यहां जो सहृदय है वो भाव तक पहुंचता है। उसके भाव जो होते हैं उनके भावों से एक में हो जाते हैं, या उनके बीच में जो भेद होता है वो समाप्त हो जाता है। और तीसरा है भोजकत्व, और भोजकत्व में क्या होता है? वह उस रस का आनंद लेता है, काव्य का आनंद लेता है या रस का आनंद लेता है। ये 3 प्रक्रियाएं बताई है भट्टनायक ने। आपको याद रखना है भावक्तवम साधारणीकरणम, भावक्तवम साधारणीकरणम, ऐसा कुछ आएगा तो किसका रहेगा? भट्टनायक का। भावक्तवम साधारणीकरणम, भावक्तवम साधारणीकरणम किसका रहेगा? भट्टनायक का। साधारणीकरण में भाव की अनुभूति तो साधारणीकरण में, अच्छा आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न है, कुछ प्रश्न जो है मैं ऐसे लेकर आया हूं। शुरुआत में कुछ प्रश्न है जो पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ये रजोगुण वाला जो है ये आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर में 2020 में पूछा जा चुका है। ये प्रश्न आरपीएससी 2020 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और ये जो है प्रश्न दूसरा, ये भी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा जा चुका है। ये प्रश्न भी निम्नलिखित में से रस की विशेषता नहीं है। ये प्रश्न हरियाणा टीजीटी में पूछा जा चुका है, हरियाणा टीजीटी में। और उसके बाद साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य का है? ये भी पूछा जा चुका है। कब पूछा जा चुका है? ये पीजीटी 2021 में। ये जो है ये भी पूछा जा चुका है। अच्छा ये नहीं पूछा गया, इसका उत्तर भट्टनायक है, ठीक है ना।
साधारणीकरण में भाव की अनुभूति तो होती है, लेकिन ये भाव किसका है इसका कोई ध्यान नहीं रहता। उपयुक्त कथन किस आचार्य का है? साधारणीकरण में भाव की अनुभूति तो होती है, लेकिन ये भाव किसका है इसका कोई ध्यान नहीं रहता। उपयुक्त कथन किस आचार्य का है? तो किस आचार्य का है? अभिनव गुप्त का। याद रखना है आपने, ये कथन किसका है? आचार्य अभिनव गुप्त का है। क्या कहते हैं कि साधारणीकरण में भाव की अनुभूति तो होती है, लेकिन ये भाव किसका है इसका कोई ध्यान नहीं रहता। कहने से तात्पर्य ये कहते हैं कि भाव, भट्टनायक इनसे पहले भट्टनायक आए थे, उन्होंने भाव का कहा था, इन्होंने भाव से थोड़ा आगे बढ़ गए। तो याद रख लेना, भट्टनायक के बाद कौन आते हैं? अभिनव गुप्त आते हैं। परस्य न प्रसेति ममेति न ममेति च, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है ना, अक्सर परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कि परस्य न प्रसेति ममेति न ममेति च तदा स्वादे विभावधे परिच्छेदो न विद्यते। उपयुक्त कथन किस आचार्य का है? उपयुक्त कथन किस आचार्य का है? शंकु का, अभिनव गुप्त का, विश्वनाथ का, भर्तमुनि का? तो किसका है? विश्वनाथ का है। किसका है? विश्वनाथ का है। ठीक है ना, परस्य न प्रसेति। तो कहने से तात्पर्य अब हमारे पास विश्वनाथ से संबंधित 4 बातें महत्वपूर्ण हो गई हैं। विश्वनाथ से संबंधित 4 बातें महत्वपूर्ण हो गई हैं। साधारणीकरण की हम बात करें तो ये है परस्य न प्रसेति ममेति न ममेति च तदा स्वादे विभावादे परिच्छेदो न विद्यते। ये पहली बात। पहली बात की हम बात करें इनकी महत्वपूर्ण, तो वो है कि इनकी रचना का नाम साहित्य दर्पण है। ये पहली बात महत्वपूर्ण है। दूसरी बात इनकी महत्वपूर्ण क्या है? दूसरी बात इनकी महत्वपूर्ण ये है कि इन्होंने परस्य न प्रसेति ममेति, दूसरी बात वो है रस अखंड है। ठीक है ना, रस की परिभाषा जो दी है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, रस अखंड है, रस लोकोत्तर रस अखंड है, रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, रस जो है चिन्मय है, रस ब्रह्म स्वाद सहोदर है। ठीक है ना, रस अखंड है। ये सारी चीज़ें जो ये जो परिभाषा के अंतर्गत देते हैं, ये सभी की सभी इसमें 100 प्रकाशानंद है। रस जो है वो 100 प्रकाशानंद है। ये सभी की सभी इनकी है। और दूसरा है परस्य न प्रसेति ममेति न ममेति च तदा स्वादे विभावादे परिच्छेदो न विद्यते। विश्वनाथ कहते हैं कि जहाँ अपने परस्य न प्रसेति ममेति न ममेति च, परस्य मतलब पराया, पराया नहीं रहता, और अपना, अपना नहीं रहता, मेरा, मेरा नहीं रहता। जहाँ तेरे मेरे का भाव समाप्त हो जाता है वहाँ क्या है? रस की अनुभूति होती है, वही साधारणीकरण होता है। कहने से तात्पर्य ये है, जब काव्य के अंतर तेरे मेरे का भाव जब समाप्त हो जाता है तो वहाँ साधारणीकरण रहता है। जब तेरे मेरे का भाव समाप्त हो जाता है तो वहाँ जो है साधारणीकरण होता है। एक इनकी साहित्य की परिभाषा और है, रस की परिभाषा भी है इनकी। विभावे नानुभावेन व्यक्त्य संचारिणा रसात्मेति रत्यादि स्थायी भाव संचार। इन्होंने कहा था कि रस क्या है इसका निरूपण किया जा रहा है। सहृदय, हृदय में रति आदि रूप स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के द्वारा अभिव्यक्त हो उठते हैं तब आस्वाद तथा आनंद रूप हो जाते हैं और रस कहे जाया करते हैं। मतलब सहृदय के हृदय में साहित्य की रस की परिभाषा इन्होंने क्या दी थी कि सहृदय के हृदय में रति आदि जो स्थायी भाव रहते हैं, सहृदय के हृदय में रति आदि जो स्थायी भाव रहते हैं वो जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के सहयोग से अभिव्यक्त होते हैं तो वो रस कहलाता है। ऐसा कुछ इन्होंने कहा था।
साधारणीकरण सिद्धांत के प्रथम व्याख्याता है। विश्वनाथ के कितनी बातें महत्वपूर्ण होगी? एक बात महत्वपूर्ण हुई साहित्य दर्पण वाली, कि विश्वनाथ की रचना का नाम साहित्य दर्पण था। दूसरी उनकी परिभाषा हुई, साहित्य की परिभाषा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तीसरी उनकी महत्वपूर्ण बात हुई रस की परिभाषा, जो मैं अभी बता कर गया हूँ, रस की परिभाषा। चौथी उनकी महत्वपूर्ण बात हुई रस साधारणीकरण से संबंधित। रस साधारणीकरण से संबंधित क्या है? परस्य न प्रसेति ममेति चैन ममेति, परस्य न प्रसेति ममेति न ममेति, ऐसा कुछ परिभाषा है, वो चौथी होगी। और पांचवी जो उनकी महत्वपूर्ण बात होगी वो काव्य की परिभाषा होगी। उसका महत्व हो गया कि रस अखंड है, रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, रस ब्रह्म स्वाद सहोदर है, रस जो है वो अखंड है, रस चिन्मय है, रस सौ प्रकाश आनंद है। ये सारी बातें, तो ये 5 बातें विशेष रूप से महत्वपूर्ण हुई है विश्वनाथ की। आगे साधारणीकरण सिद्धांत के प्रथम व्याख्याता है। साधारणीकरण सिद्धांत के प्रथम व्याख्याता कौन है? भट्टनायक। साधारणीकरण सिद्धांत के प्रथम व्याख्याता कौन है? भट्टनायक। और रस निष्पत्ति के कौन थे? रस निष्पत्ति के प्रथम व्याख्याता थे भट्टलोलट। रस निष्पत्ति के कौन थे? भट्टलोलट। रस निष्पत्ति में हम कितने लोगों को पढ़ते हैं? 2 लोगों को। पहले नंबर पर भट्टलोलट, दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं शंकुक, तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं भट्टनायक, चौथे नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं अभिनव गुप्त। भट्टलोलट ने रस निष्पत्ति में कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने दिया था उत्पत्तिवाद। और शंकुक ने अनुमितिवाद। भट्टनायक ने भुक्तिवाद। अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद। साधारणीकरण की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, गौर से पढ़े कृपया। साधारणीकरण की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें सहृदय अपने सामान्य मानवीय हृदय द्वारा काव्य या जीवन के विभावादि को सामान्यकृत अथवा मानवीय रूप में ग्रहण करता है। इस प्रक्रिया से सहृदय तथा काव्य या नाटक का मूल पात्र अनुकार्य दोनों कालगत तथा स्थानगत विशिष्ट उपाधियों को छोड़कर सामान्य रूप धारण कर लेते हैं। साधारणीकरण का व्यापार विशिष्ट भावों की व्यक्तिक अनुभूति को रस रूप में परिणत कर देता है। यह क्रिया पाठक, श्रोता, दर्शक, कवि सबके हृदय में घटित होती है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? उपयुक्त कथन जो है वो किस आलोचक का है? एक बार फिर से, साधारणीकरण की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है, ठीक है ना। उत्तर क्या है? उत्तर बता दूं एक बार, डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त। पढ़ाने में आसानी रहेगी। उत्तर क्या है इसके? डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त। तो डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त क्या कहते हैं कि साधारणीकरण की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है, साधारणीकरण की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें सहृदय साधारणीकरण की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें सहृदय अपने सामान्य मानवीय हृदय द्वारा, जिसमें सहृदय अपने सामान्य मानवीय हृदय द्वारा काव्य या जीवन के विभाव आदि को, काव्य या जीवन के विभाव आदि को सामान्यकृत अथवा मानवीय रूप में ग्रहण करता है। विभाव आदि को, किसको? विभाव आदि को
सामान्यीकृत अथवा मानवीय रूप में ग्रहण करता है। इस प्रक्रिया से सहृदय तथा काव्य या नाटक का मूल पात्र, इस प्रक्रिया में क्या होता है, सहृदय तथा काव्य या नाटक का मूल पात्र दोनों कालगत तथा स्थानगत विशिष्ट उपाधियों को छोड़कर, दोनों कालगत अथवा स्थानगत विशिष्ट उपाधियों को छोड़कर सामान्य रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रक्रिया में सहृदय तथा काव्य या नाटक का मूल पात्र अनुकार्य। अब कुछ जगह क्या कहा गया कि सहृदय, ठीक है ना, रस की निष्पत्ति किसमें होती है, सहृदय में होती है। साधारणीकरण किसका होता है, सहृदय का होता है। कुछ कहते हैं किसका होता है, काव्य का होता है, कुछ कहते हैं कवि की अनुभूति का होता है। लेकिन यहाँ डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त क्या कह रहे हैं कि सहृदय तथा अनुकार्य जो मूल पात्र है, जो ऐतिहासिक पात्र है, जो राम आदि कृष्ण आदि है, वो और सहृदय दोनों ही न केवल अनुकार्य, न केवल सामाजिक, बल्कि दोनों ही अपनी विशिष्ट, कहने का मतलब ये है कि जो विशिष्ट है, राम आदि जो ऐतिहासिक, अनुकार्य जो है, जो विशिष्ट है, वो अपना कालगत और स्थानगत को छोड़कर साधारणीकरण पर आ जाते हैं। लगता नहीं है सहृदय को कि वो राम है, वो उस स्तर तक उनके पास आ जाते हैं, और वह भी अपना स्थान और कालगत को छोड़कर वहाँ तक उनके राम तक पहुँच जाता है। तो कहने का मतलब दोनों साधारणीकरण की स्थिति में आते हैं, उसको भी लाया जाता है, इसको भी लाया, वो भी चला जाता है, ऐसा होता है। समझ में आ रहा होगा ना, मतलब राम राम नहीं रहता और सहृदय सहृदय नहीं रहता। कहने तात्पर्य है कि राम जो है विशिष्ट पात्र है, बहुत शक्तिशाली है, और सहृदय पाठक जो वो बहुत कमजोर है। लेकिन जब साधारणीकरण होता है तो राम राम नहीं रहता और पाठक जो है वो पाठक नहीं रहता, दोनों सामान्य हो जाते हैं, उनके अंदर किसी प्रकार का भेद फिर वो है वो नहीं रहता है। साधारणीकरण का व्यापार विशिष्ट भावों की व्यक्तिक अनुभूति को रस रूप में परिणत कर देता है। यह क्रिया पाठक, श्रोता, दर्शक, कवि सबके हृदय में घटित होती है। यह क्रिया जो है वो पाठक के या श्रोता के, दर्शक के, कवि के और कवि के सबके हृदय में घटित होती है। कहने का मतलब पाठक, दर्शक और श्रोता और कवि दोनों के हृदय में ये होती है अनुभूति जो है। जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं जाता कि वह सामान्यतः सबसे उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसोद्बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती। इस रूप में लाया जाना हमारे यहाँ साधारणीकरण कहलाता है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है यह कथन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है कि जब तक चिंतामणि भाग 1 से लिया गया है। ये साधारणीकरण वाला पाठ है, उसमें चिंतामणि भाग 1 से यह लिया गया है। 1 मिनट में देख लेता हूँ, चिंतामणि आपको दिखा दूँ ताकि आसान रहेगा आपके लिए। ये है चिंतामणि भाग 1। क्या कहती है चिंतामणि भाग 1? जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता, जब तक किसी भाव का कोई विषय
इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबसे उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसोद्बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती। इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ साधारणीकरण कहलाता है। कहने से तात्पर्य है कि जब तक कोई भाव इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सबको वही भाव महसूस हो। कहने का मतलब अगर कवि जो है वो किसी भाव को व्यक्त कर रहा है तो उस भाव को उस स्तर तक लाना पड़ेगा कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक दर्शक जब उसको पढ़े तो वह भी उस स्तर तक पहुंच जाए जहां तक कवि पहुंचा है। जो कवि कहना चाह रहा है वो उसके समझ में आना चाहिए, तो तभी साधारणीकरण हो पाएगा। फिर क्या लिखते हैं, सच्चा कवि वही है जिसे लोक हृदय की पहचान हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि सच्चा कवि वही है जिसे लोक हृदय की पहचान हो, जो अनेक विशेषताओं और विचित्रताओं के बीच मनुष्य जाति के सामान्य हृदय को देख सके। इसी लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। इसी लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। और बहुत ही महत्वपूर्ण है रस से संबंधित कि काव्य का विषय सदा विषय होता है। काव्य का विषय सदा विशिष्ट होता है। इसमें शायद विषय लिखा गया गलती से। काव्य का विषय सदा विशिष्ट होता है, सामान्य नहीं। वह व्यक्ति सामने लाता है, जाति नहीं। काव्य का विषय सदा विशिष्ट होता है, वह व्यक्ति सामने लाता है, जाति नहीं। साधारणीकरण का अभिप्राय समझ लो। साधारणीकरण का अभिप्राय यह है कि पाठक या श्रोता के मन में जो व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष आती है। साधारणीकरण का अभिप्राय यह है कि पाठक या श्रोता के मन में जो व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष आती है वह जैसे काव्य में वर्णित आश्रय के भाव का आलंबन होती है, वैसे ही हृदय के पाठकों के, श्रोताओं के भाव का आलंबन हो जाती है। साधारणीकरण आलंबन तो धर्म का होता है, व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, पर उसमें प्रतिष्ठा ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय होता है। इसी प्रकार के प्रश्न आ जाएंगे आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साधारणीकरण संबंधी मत की आलोचना किसने की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साधारणीकरण संबंधी मत की आलोचना किसने की है? उपयुक्त सभी ने। रामदहीन मिश्र, डॉक्टर श्याम सुंदर दास और डॉक्टर नगेंद्र। रामदहीन मिश्र, डॉक्टर श्याम सुंदर दास और डॉक्टर नगेंद्र, सभी ने इनकी उससे संबंधित आलोचना की है। काव्य का विषय, ये वो प्रश्न है क्योंकि वहीं से बनाए गए हैं ना, तो प्रश्न आ गए। काव्य का विषय अभी बताया था ना आपको। काव्य का विषय सदा विशेष होता है, सामान्य नहीं। वह व्यक्ति सामने लाता है, जाति नहीं। उपयुक्त कथन किस आचार्य का है? ठीक है ना, तो किस आचार्य का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। पढ़ा चुका हूं पहले, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र के साधारणीकरण संबंधी मत का खंडन किस आलोचक ने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र के साधारणीकरण संबंधी मत का खंडन किस आलोचक ने किया था? तो किस आलोचक ने किया था? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। किसने किया था? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किया था क्या? गुप्त ने किया था, तो कहाँ किया होगा? ये आगे आ जाएगा प्रश्न, नहीं तो फिर मैं करवा दूंगा। देख लिया मैंने क्या है। आलोचना इन्होंने क्या किया बता ही देता हूं। अपने को प्रश्नों से क्या लेना देना, नॉलेज से मतलब है। क्या आलोचना की थी इन्होंने? डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। मैंने पहले कहा है कि पूरी जानकारी जो है
वो एकदम फैक्ट मिलेगी, ऐसे नहीं है कि कहीं से उठाया किया और चेपा चलो जी जयराम जी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सारी चीज़ें आपके सामने तैयार है, ठीक है ना, इस तरह से तैयार करके ही दी जाती है, ऐसे नहीं कि भी कहीं से उठाया। अभी जो मैंने पीछे क्वेश्चन आया था, क्या था कि डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य शुक्ल के साधारणीकरण संबंधी मत की आलोचना किसने की है? गणपति चंद्र गुप्त ने की है। तो वो गणपति चंद्र गुप्त यहाँ आपके सामने है, गणपति चंद्र गुप्त की किताब भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत। क्या कह रहे हैं इसमें? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार काव्य में प्रस्तुत आलंबन का साधारणीकरण होता है। बिल्कुल सही है। आचार्य शुक्ल ने किसका साधारणीकरण माना था? आलंबनतव धर्म का। किसका? आलंबनतव धर्म का। और नगेंद्र ने क्या कहा था कि कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। नगेंद्र ने क्या कहा था? कवि की अनुभूति का। कवि की अनुभूति से तात्पर्य यह है कि कवि ने जो जैसा लिखा है, उसने जैसा अनुभव किया है, वैसा ही सहृदय अनुभव करता है। यही साधारणीकरण है। कहने से तात्पर्य कवि को लिखते वक्त, रामचरितमानस लिखते वक्त, जैसे तुलसीदास को रामचरितमानस लिखते वक्त राम के प्रति अटूट भक्ति और श्रद्धा का भाव था, तो साधारणीकरण के समय सहृदय पाठक के मन में भी राम के प्रति अनन्य भक्ति और श्रद्धा का भाव रहेगा। और जैसे तुलसीदास के मन में रावण के प्रति, ठीक है ना, कटुता का भाव था या शत्रुता का भाव था, जो भाव था वही भाव जो है पाठक और सहृदय के मन में रहेगा रावण के प्रति। अब क्या करें? डॉक्टर नगेंद्र कवि की भावनाओं का साधारणीकरण होता है, किंतु ये दोनों ही मत अपूर्ण एवं अस्पष्ट है। कौन कह रहे हैं? गणपति चंद्रगुप्त। कुछ काव्यों में विशेषतः मुक्त या गीति काव्य में स्वयं कवि ही अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है, उससे इतर कोई और पात्र नहीं होता। ऐसी स्थिति में आचार्य शुक्ल का मत अव्यवहारिक सिद्ध हो जाता है, ठीक है ना। कुछ काव्यों में विशेषतः मुक्त या गीति काव्य में स्वयं कवि। अब आलंबनतव धर्म का विरोध कैसे किया गणपति चंद्रगुप्त ने? वो ऐसे किया कि वो कहते हैं आलंबनतव धर्म का साधारणीकरण होता है। आलंबनतव धर्म क्या होता है, इसको भी मैं स्पष्ट कर दूं। आलंबनतव धर्म ये होता है कि जैसे आलंबनतव धर्म क्या होता है, जैसे नायक या नायिका मान लो, या नायक कृष्ण को मान लीजिए, नायिका राधा को मान लीजिए, या कोई भी पात्र, कोई भी चीज इसमें हो सकती है। अब कृष्ण जो है, तो कृष्ण के मन में भाव जागृत हो रहे हैं आश्रय, किसको देखकर? राधा को। राधा को देखो हो रहे हैं, तो ये आलंबन है, ठीक है ना। अब जिसे देखकर भाव जागृत होते हैं वो तो आलंबन कहलाता है। जिसे देखकर भाव जागृत होते हैं वो आलंबन कहलाता है, और जिसके मन में भाव जागृत होते हैं वो आश्रय कहलाता है। यहाँ किसके मन में भाव जागृत हो रहे हैं? कृष्ण के। किसको देखकर? राधा के, ठीक है ना। तो जिसको देखकर मन में भाव जागृत होते हैं वो आलंबन, और जिसके मन में भाव जागृत होते हैं वो आश्रय कहलाता है। जिसके मन में भाव जागृत होते हैं, ये भूमिका चेंज भी हो जाती है। अगर राधा के मन में भाव जागृत हो रहे हैं कृष्ण को देखकर, तो राधा क्या हो जाती है? आश्रय हो जाती है, और कृष्ण आलंबन हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके मन में जो भी भाव जागृत हो रहे हैं, चाहे वो भक्ति का भाव है, चाहे वो श्रृंगार का भाव है, चाहे वो वीरता का भाव है, चाहे वो रुद्रता का भाव है, कोई भी भाव आपके मन में यदि जागृत हो रहा है, तो जिसे देख कर हो रहा है वो आलंबन है। जिसे देख कर हो रहा है। शुक्ल ने कहा था कि साधारणीकरण आलंबनतव धर्म का होता है। किसका होता है? आलंबनतव धर्म का होता है। तो तब गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं कि यदि जैसे सिर्फ कवि ही सारी बातें, कुछ मुक्त काव्यों में कवि ही बातें कहता है, तो उसमें आलंबन तो कुछ होता ही नहीं है, तो फिर उसमें साधारणीकरण कैसे होगा? ये गणपति चंद्रगुप्त का कहना था। नगेंद्र का विरोध कैसे करते हैं? वो कहते हैं दूसरी ओर अधिकांश प्रबंध काव्यों में स्वयं प्रकट नहीं होता, वह विभिन्न पात्रों का ही प्रस्तुतिकरण करके रह जाता है। ऐसी स्थिति में कवि की भावनाओं के साधारणीकरण की बात भी अस्पष्ट होती है, क्योंकि जहाँ कवि ही विद्यमान नहीं है वहाँ उसकी भावनाओं के संबंध में निश्चयपूर्वक कुछ कहना कठिन है। वो कहते हैं कि कुछ में कवि होता ही नहीं है, उसमें खाली पात्रों के माध्यम से बात कही जाती है, तो फिर कवि की अनुभूति का तो ये तो मुझे लगा नहीं कुछ भी। ये गणपति चंद्रगुप्त ने ऐसा कहा है, आपने ध्यान रख लेना। लेकिन मुझे तो इन दोनों बातों में गणपति चंद्रगुप्त की बातों में दम नहीं लगा, क्योंकि आलंबन वो नहीं है कि जो कवि ने बताया वो आलंबन नहीं है। आलंबन से तात्पर्य तो ये है कि जो भी आपकी भावनाओं के लिए सहारा बनेगा वही आलंबन होगा।
ठीक है ना। यहाँ कवि ने जो कहा है वो आपका सारा बन रहा है तो वही होगा। उधर नगेंद्र ने क्या कहा है, कवि की अनुभूति का साधारणीकरण कहा है। तो अब गणपत चंद्रगुप्त कहते हैं कि कवि तो था ही नहीं। कवि नहीं होने से क्या होता है, कवि की अनुभूति तो थी ना। कवि ने जो अनुभव किया, जो भी उसने रचना लिखी, अब मान लो उसने कुछ भी कोई भी नाटक लिखा, जैसे अजात शत्रु नाटक लिख दिया। अब अजात शत्रु अगर नाटक लिखा गया है किसी कवि द्वारा तो वो स्वयं तो वहाँ नहीं आएगा, वहाँ पात्र आएंगे, लेकिन पात्रों के प्रति कवि का जो भाव था, ठीक है ना, वही कवि की अनुभूति थी और उसी अनुभूति का सहृदय पाठक अनुभव करता है, तब वो साधारणीकरण कहलाता है। तो ऐसा कहना चाह रहे थे नगेंद्र। तो गणपत चंद्रगुप्त अपने किन्हीं और ही ले गया। चलो चलते हैं, क्वेश्चन आंसर थे, थोड़ा लंबा हो गया। वास्तव में नट के लिए भी रसानुभूति अनिवार्य है। वास्तव में नट के लिए भी रसानुभूति अनिवार्य है, उसके बिना सफल अभिनय नहीं हो सकता। कोई भी कला बिना अनुभूति के सफल कैसे हो सकती है। वह कोई यंत्र परिचालित कर्म तो है नहीं। नट का लक्ष्य चाहे धन हो या और भी कुछ, परंतु अभिनय के समय उसे तन्मय रसमग्न होना ही पड़ेगा, नहीं तो अभिनय सफल नहीं हो सकता। रसानुभूति से संबंधित उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो किस आलोचक का है? ये है डॉक्टर नगेंद्र का। किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कि वास्तव में नट के लिए भी रसानुभूति अनिवार्य है। नट के लिए भी रसानुभूति अनिवार्य है, उसके बिना सफल अभिनय नहीं हो सकता। कोई भी कला बिना अनुभूति के सफल कैसे हो सकती है। वह कोई यंत्र परिचालित कर्म तो है नहीं। नट का लक्ष्य चाहे धन हो या और भी कुछ, परंतु अभिनय के समय उसे तन्मय रसमग्न होना ही पड़ेगा, नहीं तो अभिनय सफल नहीं हो सकता। रसानुभूति से संबंधित उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो डॉक्टर नगेंद्र का है। डॉक्टर नगेंद्र ने अपने काव्य संबंधी जो है वो रीति काव्य की भूमिका में भी दिए हैं। रस से संबंधित जो भी अवधारण है, रीति काव्य की भूमिका। और एक और रचना इनकी रस सिद्धांत है क्या? वैसे तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र सिद्धांत और वाद ये भी है डॉक्टर नगेंद्र की, ये लेकिन ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साधारणीकरण संबंधी मत का समर्थन किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साधारणीकरण संबंधी मत का समर्थन किसने किया है? तो किसने किया है? डॉक्टर आनंद प्रसाद ने। किसने किया है? डॉक्टर आनंद प्रसाद ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में महत्वपूर्ण बात क्या रखनी है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? आलंबन तव धर्म का, आलंबन तव धर्म का साधारणीकरण होता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कवि की भावनाओं का साधारणीकरण होता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कवि की भावनाओं का साधारणीकरण होता है, किंतु अधिकांश प्रबंध काव्यों में कवि स्वयं प्रकट नहीं होता, वह विभिन्न पात्रों का ही प्रस्तुतिकरण करके रह जाता है। ऐसी स्थिति में कवि की भावनाओं का साधारणीकरण की बात अस्पष्ट प्रतीत होती है। उपयुक्त कथन के माध्यम से किसने डॉक्टर नगेंद्र के साधारणीकरण संबंधी मत की आलोचना की है? तो ये बता ही चुका हूं आपको किसने की है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साधारणीकरण संबंधी विचार उनके किस पुस्तक में संकलित है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साधारणीकरण संबंधी विचार उनकी किस पुस्तक में संकलित है? तो चिंतामणि भाग 1 में उनका एक निबंध है, साधारणीकरण और व्यक्ति विचित्र्यवाद। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, साधारणीकरण और व्यक्ति विचित्र्यवाद, चिंतामणि भाग 1 में। साधारणीकरण में दोष दर्शन की स्थापना किसने की है? साधारणीकरण में दोष दर्शन की स्थापना किसने की है? बताइए, दोष दर्शन की स्थापना किसने की है? आचार्य जगन्नाथ ने। किसने की है? आचार्य जगन्नाथ ने। आचार्य जगन्नाथ के जो विचार थे साधारणीकरण को लेकर, आचार्य जगन्नाथ के जो विचार थे साधारणीकरण को लेकर, वो भट्टनायक
व अभिनवगुप्त के विरोधी व विश्वनाथ के मत से सहमत थे। जगन्नाथ जो है ये कौन सी सदी के थे? 17वीं शती के थे। इनकी रचना का नाम क्या था? रस गंगाधर। रचना का नाम क्या था? रस गंगाधर। इन्होंने काव्य की परिभाषा दी थी। क्या दी थी? रमणीयार्थ है, प्रतिपादक है, शब्द है, काव्यम। रमणीयार्थ है, प्रतिपादक है, शब्द है, काव्यम। साधारणीकरण आलंबन तो धर्म का होता है। व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, पर उसमें प्रतिष्ठा ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो सीधा सीधा ही हमारे सामने पड़ा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। साधारणीकरण आलंबन तो धर्म का होता है। व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, पर उसमें प्रतिष्ठा ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। विभाववादी से भट्टनायक का क्या तात्पर्य है? विभाववादी से भट्टनायक का क्या तात्पर्य है? तो विभाववादी से क्या तात्पर्य है भट्टनायक का? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, तो उपयुक्त सभी। ठीक है ना। विभाववादी से भट्टनायक का क्या तात्पर्य है? तो भट्टनायक के अनुसार स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव सभी जो है विभाववादी के अंतर्गत आ जाते हैं। श्रोता के चित्त का साधारणीकरण किसने माना है? श्रोता के चित्त का साधारणीकरण किसने माना है? आचार्य शुक्ल ने, श्याम सुंदर दास ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर गुलाब राय ने। तो किसने माना है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने श्रोता के चित्त का स्थायीकरण, स्थायीकरण क्या? कवि की अनुभूति का साधारणीकरण किसने माना है? कवि की अनुभूति का साधारणीकरण किसने माना है? ये सीधी सीधी बातें हैं, याद कर लेना, सीधे सीधे प्रश्न आ जाएंगे। कवि की अनुभूति का साधारणीकरण किसने माना है? तो आसान सी बात है, डॉक्टर नगेंद्र ने। श्रोता के चित्त का साधारणीकरण किसने माना है? श्याम सुंदर दास ने। कवि की अनुभूति का साधारणीकरण किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने। साधारणीकरण की अवस्था को फ्रीडम ऑफ माइंड किसने कहा है? बताइए। साधारणीकरण की अवस्था को फ्रीडम ऑफ माइंड किसने कहा है? तो किसने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। विषय का रूप तो अज्ञात ही रहता है। विषय का रूप तो अज्ञात ही रहता है, किंतु कवि गण अपनी अपनी भावना के अनुरूप उसका वर्णन करते हैं। कवि की इसी भावना का साधारणीकरण होता है। क्या होता है? कि विषय का रूप तो अज्ञात ही रहता है, वास्तविक रूप क्या था वो पता नहीं है भैया। जैसे राम का वर्णन है ना, राम का वर्णन जो है वो तुलसीदास जी ने अलग तरह से किया है, वाल्मीकि जी ने अलग तरह से किया था, तुलसीदास जी ने अलग तरीके से किया, और उसके बाद रामचरण दास है, अग्रदास है, ठीक है ना, जीवाराम है, इन्होंने अलग तरीके से किया था। तो वो कवि जो वास्तविक रूप है वो तो अज्ञात ही रहता है, ठीक है ना। विषय का रूप तो अज्ञात ही रहता है, किंतु कविगण अपनी अपनी भावना के अनुरूप उसका वर्णन करते हैं। कवि की इसी भावना का साधारणीकरण होता है। कवि की इसी भावना का साधारणीकरण होता है। तो ऐसा किसने कहा था? बहुत ही शानदार प्रश्न है, बताइए ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था डॉक्टर नगेंद्र ने। क्या कहा था? कि कवि की इसी भावना का साधारणीकरण होता है। कवि की इसी भावना का साधारणीकरण होता है, इतना भी याद रख लेना। कवि की भावना का साधारणीकरण किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने। कवि की अनुभूति का साधारणीकरण किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने। किस आचार्य ने
साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमती भूमिका की परिकल्पना की है? किस आचार्य ने साधारणीकरण में मधुमती भूमिका की व्याख्या की है? मधुमती भूमिका की परिकल्पना की है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इनमें से वैसे तो अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो उत्तर रहेगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास, लेकिन अगर इसमें कहीं नाम आ गया कि केशव चंद्र मिश्र, तो ये केशव चंद्र मिश्र रहेंगे, क्योंकि ये जो मधुमती भूमिका जो है, इसका वर्णन जो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने ही अपनी रचना साहित्यालोचन में केशव चंद्र मिश्र के बारे में बताया है, और बताया है कि इन्होंने मधुमती भूमिका की परिकल्पना की है, और उसी का समर्थन बाद में श्याम सुंदर दास ने भी किया है। मधुमती भूमिका क्या है? मधुमती भूमिका ये कहा गया है कि जहां, ठीक है ना, तर्क वितर्क खत्म हो जाता है, मतलब तर्क वितर्क का कोई ध्यान नहीं रहता है, और पात्र, आश्रय और जो सहृदय है वो एक हो जाते हैं, ठीक है ना, दोनों की भावना का जो अंतर है वो समाप्त हो जाता है, वो मधुमती भूमिका, मतलब जहाँ तर्क वितर्क की क्षमता समाप्त हो जाती है, तर्क वितर्क नहीं होता है, सिर्फ भाव ही महत्व रखती है, तो वो होती है मधुमती भूमिका। साधारणीकरण का महत्व है, साधारणीकरण का महत्व है किस बात के लिए? साधारणीकरण का महत्व है किस बात के लिए? साधारणीकरण का महत्व रसास्वादन के लिए, काव्य की भावात्मकता के लिए, लोकोत्तर आनंद के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो किसके लिए है साधारणीकरण का महत्व? किसके लिए? रसास्वादन के लिए है, बिल्कुल। जब तक साधारणीकरण नहीं होगा तब तक रसास्वादन नहीं होगा। जब तक साधारणीकरण नहीं होगा, जैसे हम फिल्म देखते हैं ना, फिल्म देखते वक्त हमें आनंद क्यों आता है? हमें आनंद इसलिए आता है क्योंकि हमारा साधारणीकरण हो जाता है। साधारणीकरण क्या होता है कि हम जैसा जो राइटर है, जैसा वो कहना चाह रहे हैं, जैसा बताना चाह रहे हैं, वैसा हम भी महसूस करते हैं। हमें लगता है कि ये सब कुछ वास्तविक हो रहा है, और कहीं ना कहीं हम अपने आप को वहाँ लेकर चलते हैं। तो उसी वजह से साधारणीकरण होता है, वो हमें अच्छी लगती है। और अगर साधारणीकरण न हो तो वो हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगने वाली है। तो रसास्वादन के लिए बिल्कुल सही है। काव्य की भावात्मकता के लिए, भावात्मक रूप से हम काव्य से या फिल्म से तभी जुड़ पाएंगे जब हमारा साधारणीकरण होगा। लोकोत्तर आनंद के लिए, लोकोत्तर एक ऐसा आनंद प्राप्त करने के लिए जो इस लोक का नहीं, अलौकिक है, ठीक है ना। तो उत्तर है उपयुक्त सभी। उत्तर क्या रहेगा? उपयुक्त सभी। सच्चा कवि वही है, सच्चा कवि वही है जिसके लोक हृदय की पहचान हो। सच्चा कवि वही है जिसे लोक हृदय की पहचान हो, जो अनेक विशेषताओं और विचित्रताओं के बीच मनुष्य जाति के सामान्य हृदय को देख सके। सच्चा कवि वही है जिसे लोक हृदय की पहचान हो, जो अनेक विशेषताओं और विचित्रताओं के बीच मनुष्य जाति के सामान्य हृदय को देख सके। इस लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। ऐसा कौन कह सकता है? तो ऐसा तो आप सबके प्रिय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही कह सकते हैं। तो कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। क्या है? इस लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम, इस लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है।
काव्यगत पात्र कवि की भावनाओं या अनुभूतियों के प्रतिनिधि होते हैं। काव्यगत पात्र जो है वो कवि की भावनाओं, काव्यगत पात्र कवि की भावनाओं या अनुभूतियों के प्रतिनिधि होते हैं। काव्य में जो पात्र होते हैं वो कवि की भावनाओं, काव्य में जो पात्र होते हैं ना काव्यगत पात्र, वो क्या होते हैं? कवि की भावनाओं या अनुभूतियों के प्रतिनिधि होते हैं। भी जो पात्र होते हैं वो जैसा कवि सोचता है उसके प्रतिनिधि होते हैं। कहने तात्पर्य जैसा कवि सोचेगा वैसे ही वो सोच रहे होते हैं, कवि की बात को वही कह रहे होते हैं। विभिन्न पात्र वही रूप प्राप्त करते हैं जो कवि चाहता है। यदि हम उन पात्रों को उसी रूप में ग्रहण कर सके जिस रूप में उन्हें चित्रित किया गया है तो यह उनका साधारणीकरण होगा। साधारणीकरण की उपयुक्त परिभाषा किस आलोचक ने दी है? साधारणीकरण की उपयुक्त परिभाषा किस आलोचक ने दी है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, सॉरी, तो किसने दी है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। प्रसिद्ध काव्य कृति काव्य में रस के रचयिता है। प्रसिद्ध काव्य कृति काव्य में रस के रचयिता है। कौन है? आनंद प्रसाद दीक्षित। कौन है? आनंद प्रसाद दीक्षित। प्रसिद्ध काव्य कृति काव्य दर्शन के लेखक कौन है? प्रसिद्ध काव्य कृति काव्य दर्शन के लेखक कौन है? ए, बैस है या फिर दै, तो कौन है? रामदहीन मिश्र। महत्वपूर्ण है, ध्यान लगा लेना भैया। काव्य दर्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साधारणीकरण संबंधी विचार उनके किस निबंध में संकलित है? तो वो ध्यान ही हमें किस निबंध में है बताकर गया था? साधारणीकरण और व्यक्ति विचित्रीयवाद। साधारणीकरण और व्यक्ति विचित्रीयवाद, ये सभी के सभी निबंध जो है ये कहाँ से लिए गए हैं? अच्छा, सभी निबंध नहीं है शायद, ये परिभाषा वगैरह नहीं है। कविता क्या है ये तो है, रसात्मक ये भी है, ये भी है, 3 तो है, इसका ध्यान नहीं है, याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है ना। ये चिंतामणि भाग 1 से है 100%। हिंदी आलोचना के बीज शब्द पुस्तक के रचयिता है। हिंदी आलोचना के बीज शब्द पुस्तक के रचयिता है। कौन है? ए, बैस है या फिर दै, तो से। डॉक्टर बच्चन सिंह है। कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह है। साधारणीकरण को समाजीकरण की संज्ञा किसने दी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया, ध्यान लगा लेना। साधारणीकरण को समाजीकरण की संज्ञा किसने दी थी? साधारणीकरण को समाजीकरण की संज्ञा किसने दी थी? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या डॉक्टर आनंद प्रसाद दीक्षित ने? तो किसने दी थी? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, ठीक है ना, साधारणीकरण को समाजीकरण की संज्ञा दी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार काव्य में प्रस्तुत आलंबन का साधारणीकरण होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार काव्य में प्रस्तुत आलंबन का साधारणीकरण होता है, किंतु कुछ काव्यों में विशेषतः मुक्तक या ऋतिक काव्य में स्वयं कवि ही अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है, उससे इतर कोई और पात्र नहीं होता। ऐसी स्थिति में आचार्य शुक्ल का मत अव्यवहारिक सिद्ध हो जाता है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो किस आलोचक का है? गणपति चंद्र गुप्त का। अपने शुरुआत में एक प्रश्न पूछा था ना कि डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की साधारणीकरण संबंधी मान्यताओं का किसने खंडन किया था? तो किसने किया था? गणपति चंद्र गुप्त ने किया था। तो उसी में से ये किसका खंडन है? आचार्य शुक्ल की जो आलंबनत्व वाली जो अवधारणा है साधारणीकरण संबंधी, उसका खंडन किया गया। क्या है वो कह रहे हैं? गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार, गणपति चंद्र गुप्त लिखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काव्य में प्रस्तुत आलंबन का साधारणीकरण होता है, लेकिन कुछ में आलंबन ही नहीं हो तो फिर साधारणीकरण किसका होगा? रस संबंधी प्रसिद्ध कृति
रस सिद्धांत के रचयिता है। रस संबंधी प्रसिद्ध कृति रस सिद्धांत के रचयिता है। कौन है रस सिद्धांत के रचयिता? ए, बै, से या फिर द? तो कौन है? द, डॉक्टर नगेंद्र। कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। रस सिद्धांत पढ़ी होगी तो दिखा देंगे आपको। ये है रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र। रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र। एक्चुअली में क्या, ये कुछ किताबें हैं जो नेट वेट पर पड़ी मिल जाती हैं, इनकी कॉपियाँ। तो ये नोट्स वहाँ से निकलवाए गए हैं, नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली। ये मूल कॉपी की PDF रहती है, वहाँ कुछ साइटें होती है वहाँ पर मिल जाती है, ठीक है ना। तो वहीं से मैंने निकलवा ली, क्योंकि ये सभी किताबें मिलनी मुश्किल हो जाती है। ये रहा साधारणीकरण, ठीक है ना। इसमें साधारणीकरण के बारे में बताया गया है। इसको जब अलग क्लास होएगी उसमें पढ़ेंगे अपने। डॉक्टर नगेंद्र ये लिखते हैं, कुछ एक चीज बता दूं कि रस के समस्त अवयवों विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी का साधारणीकरण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रस के सभी अवयवों का विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी का साधारणीकरण होता है। बस एक क्रम रहता है कि विभावादि का साधारणीकरण पहले होता है और स्थायी का उसके परिणाम स्वरूप बाद में होता है। विभावादि का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब भी हमें पूछा जाएगा हम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्थायी भाव, फिर हम पढ़ते हैं विभाव, फिर हम पढ़ते हैं अनुभाव, फिर हम पढ़ते हैं संचारी भाव। साधारणीकरण का जब हमसे पूछा जाएगा तो हम झट से ये पूछेंगे कि पहले साधारणीकरण जो है किसका होता है? स्थायी भाव का होता है। लेकिन नहीं, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पहले साधारणीकरण विभावादि का होता है। पहले इसका होता है और फिर इसका होता है, ये ध्यान हमें रखना है। प्रसिद्ध काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रस मीमांसा के रचयिता है। बताइए, प्रसिद्ध ग्रंथ है, रस मीमांसा के रचयिता है। रस मीमांसा के रचयिता कौन है? तो रस मीमांसा के रचयिता की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। रस मीमांसा के रचयिता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। छोटा सा नहीं है, इतना बड़ा ग्रंथ है, वहम में मत रह जाना भैया। देख लो, 2 किलो का है। रस मीमांसा में काव्य की परिभाषा वगैरह सब दे रखे हैं, काव्य के लक्षण दिए हुए हैं, भावों का वर्गीकरण दिया हुआ है, शब्द शक्ति दी हुई है। साधारणीकरण से तात्पर्य है, साधारणीकरण से तात्पर्य है कि काव्यगत अनुभूतियों का व्यक्ति विशेष तक सीमित न रहकर सर्वसाधारण तक व्याप्त हो जाना। साधारणीकरण से तात्पर्य है कि काव्य भी, साधारणीकरण क्या है ये बंदे कह रहे हैं। कौन सा बंदा कह रहा है वो तो आगे चलकर देखेंगे। एक बार पढ़ देता हूं, आप उत्तर दे देना अपने हिसाब से। साधारणीकरण से तात्पर्य है कि काव्यगत अनुभूतियों का व्यक्ति विशेष तक सीमित न रहकर सर्वसाधारण तक व्याप्त हो जाना। उदाहरण के लिए हम रामलीला में लक्ष्मण शक्ति के प्रसंग में राम को अपने भाई के मूर्छित हो जाने के कारण शोकपूर्ण स्थिति में देखते हैं। कवि यहाँ जिस शोक का चित्रण करता है वह राम का है, पाठकों या श्रोताओं का नहीं। फिर भी राम के शोक से पाठक एवं श्रोता भी अभिभूत हो जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि काव्यगत शोक किसी एक व्यक्ति का शोक न रहकर सर्वसाधारण के या समस्त मानव समाज के शोक में परिवर्तित
हो जाता है। अतः यदि हम साधारणीकरण को समाजीकरण का अभिप्राय माने तो अनुचित न होगा। साधारणीकरण से संबंधी उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो जैसे ही एक बात आई यहाँ उत्तर आ जाता है, बताइए, वो है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। क्या बात आई थी? समाजीकरण, ठीक है ना। समाजीकरण किसने कहा है? साधारणीकरण को समाजीकरण किसने कहा है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। साधारणीकरण को समाजीकरण डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। साधारणीकरण से तात्पर्य है कि काव्यगत अनुभूतियों का, अब साधारणीकरण के बारे में वो क्या कहते हैं कि साधारणीकरण से क्या तात्पर्य है कि काव्यगत अनुभूतियों का व्यक्ति विशेष तक सीमित न रहकर सर्वसाधारण तक व्याप्त हो जाना। काव्यगत, काव्य में जो अनुभूतियां हैं वो किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित न रहकर सर्वसाधारण तक फैल जाती है, तो उसे हम साधारणीकरण कहते हैं। ऐसा किस आचार्य ने कहा कि रस की उत्पत्ति नहीं अनुमिति होती है? रस की उत्पत्ति नहीं अनुमिति होती है, तो ये तो पता ही है। किसने कहा था ऐसा? ऐसा कहा था शंकुक ने। किसने कहा था? शंकुक ने कहा था कि रस की उत्पत्ति नहीं अनुमिति होती है। इन्होंने अनुमितिवाद दिया था, और निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले दूसरे व्याख्याकार थे। साधारणीकरण का अभिप्राय यह है कि पाठक या श्रोता के मन में जो व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष आती है। साधारणीकरण का अभिप्राय यह है कि पाठक या श्रोता के मन में जो व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष आती है, वह जैसे काव्य में वर्णित आश्रय के भाव का आलम्बन होती है, वैसे सब ही सहृदय पाठकों या श्रोताओं के भाव का आलम्बन हो जाती है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो बार बार आलम्बन जब आएगा तो कौन रहेगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहेंगे। प्रसिद्ध काव्य शास्त्रीय ग्रंथ साहित्यालोचन के रचयिता कौन है? तो बताकर गया हूं, साहित्यालोचन के रचयिता कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास है। इसी में इन्होंने केशव चंद्र मिश्र के मधुमती भूमिका संबंधी विचारों को रखा है। प्रसिद्ध काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रीति काव्य की भूमिका, यह किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीति काव्य की भूमिका पढ़ा है मेरे पास, पर अभी इधर उधर है, वो मिलेगा नहीं, मुझे पता है। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र। कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। प्रसिद्ध काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रस कलश के रचयिता है। प्रसिद्ध काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रस कलश के रचयिता है। कौन है रस कलश के रचयिता? आसानी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनका खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास लिखा था। जिन्होंने खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। रस कलश। रस से संबंधित रचना है उसके रचनाकार का असंगत क्रम छांटिए। रस से संबंधित रचना है उसके रचनाकार का। रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ, रस प्रदीप प्रभाकर, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस राज भिखारी दास। बिल्कुल सही है। रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ की है, नोट कर लो, बिल्कुल सही है। रस प्रदीप प्रभाकर की है, बिल्कुल सही है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की है, बिल्कुल सही है। आप जानते ही हो रस रहस्य कुलपति मिश्र की 1670 ईस्वी में जो लिखी गई थी, जिसे आचार्य शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद कहा है। ठीक है ना। रस रहस्य को आचार्य शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद कहा है। रस राज जो है वो भिखारी दास की नहीं है। रस राज किसकी है? उत्तर है हमारा द। रस राज जो है वो मतीराम की है। मतीराम की रचना याद है ना? आचार्य मतीराम, जिसे फूल मंजरी का रसराज कहा जाता है। आचार्य मतीराम, जिसे फूल मंजरी का रसराज कहा जाता है, ने बड़े ही ललित भाव से मतीराम भोगी को अलंकार पंचासिका का ज्ञान करवाया और बताया कि वृत्त कौमुदी के स्वरूप में छंद सार, साहित्य सार, लक्षण श्रृंगार सभी आ जाते हैं। तो इस ट्रिक में भी सभी आ जाते हैं। आप चाहें तो मतीराम जाकर देख सकते हैं अपने ही चैनल पर। मतीराम सर्च मारेंगे तो मतीराम आ जाएगा। मतीराम की सभी रचनाएं, उन रचनाओं के बारे में और वो कौन रचनाकार, उनके आश्रयदाता कौन थे, वो इसी एक ट्रिक में आ जाएंगे सभी के सभी। ये थे भैया रस साधारणीकरण से संबंधित प्रश्न। जल्दी ही मैं अरस्तु से संबंधित प्रश्न भी ले आऊँगा, और उसके बाद काव्य शास्त्र वाले तो लगभग लक्षण वगैरह वो है, वो और दिखा कर दूंगा मैं। तो जल्दी ही काव्य शास्त्र अपना फिनिश हो जाएगा लगभग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के मामले में, और थोड़ा बहुत ट्रिक के मामले में भी। इसकी एक और क्लास है, वो जरूर देख लें। साधारणीकरण की जो एक छोटी सी क्लास होगी ट्रिक टाइप की,
तो वो ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें 10 मिनट के अंदर ही मैंने क्या है कि पूरा साधारणीकरण समझा दिया है, और वो 100% साधारणीकरण की एक ट्रिक संबंधी है और एक रस निष्पत्ति। इतनी बढ़िया सारणी तैयार की गई है कि आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। उससे बाहर एक भी प्रश्न, रस, साधारणीकरण और निष्पत्ति का प्रश्न जो है वहाँ से उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।